हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आने वाले एग्जाम टीजीटी पीटी एलटी ग्रेड यूसी नेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन जरूर देखें। अगर पहले की वीडियो आपने नहीं देखी जरूर प्लेलिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो भी जरूर देख लें, ठीक है। और अपना खुद स्टडी भी करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है जैक्सोनियन, ठीक है, जैक्सोनियन है हो गया यहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। शब्दावली निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है। जैक्सोनियन, ठीक है, जैक्सोनियन, ठीक है। जैक्सोनियन लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं, ठीक है, 19वीं सदी का राजनीतिक दर्शन था, जिसने 21 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग थे, और इसने अधिकांश वो जो है 21 वर्ष के उम्र के लोग थे, और श्वेत संस्थानों का पुनर्गठन किया। और 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन और उनके समर्थकों के साथ यह एक पीढ़ी के लिए देश का प्रमुख राजनीतिक दृष्टिकोण बन गया। और यह सब जैक्सोनियन, ठीक है, जैक्सोनियन डेमोक्रेसी 1880, ठीक है, क्योंकि 19वीं सदी की बात की जा रही है। तो 1880 के दशक तक सक्रिय रूप से उपयोग में था। तो ये था, कहां से निकल के आया? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट। सेकेंड क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारकों में से किसने राजनीतिक निर्णय देने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति के लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है जोसेफ सुम्पीटर, बी है सी डब्ल्यू मिल्स, सी है टॉम बोटामोर, और डी है कार्ल कार्टस्की। राइट ऑप्शन ए है जोसेफ सुम्पीटर, ठीक है। जोसेफ सुम्पीटर 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी के शुरुआत के सबसे प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे, ठीक है। ये अर्थशास्त्री थे, और जो प्रभावशाली अर्थशास्त्री थे उनमें से एक थे। और उन्होंने रचनात्मक विनाश, क्या? रचनात्मक विनाश, ठीक है, रचनात्मक विनाश, इन्होंने शब्द को लोकप्रिय बनाया था, जिसे वर्नर सोमपर्ट द्वारा गढ़ा गया था। किसके द्वारा? वर्नर सोमबर्ट, ठीक है। और सुम्पीटर ने निर्णय लेने की लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति जो है लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धा संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन जोसेफ सुम्पीटर। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से एक नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य शब्द के साथ परस्पर किया जा सकता है। बी ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य आर्थिक स्थिरता और प्रगति की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, जो सार्वजनिक नीतियां हैं उनके द्वारा अर्थव्यवस्था में तीव्र उछाल और हलचल के चक्र को खत्म करने की मांग करती है। सी ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक के पूर्ण रूप में पूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। डी ऑप्शन है मान्यता की समुदाय का प्रत्येक सदस्य केवल इसलिए कि वह एक इंसान है न्यूनतम जीवन स्तर का हकदार है, ठीक है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, जो नहीं है, बाकी सारी चीजें सही हैं। जो नहीं है ऑप्शन ए है, ठीक है। देखिए कल्याणकारी राज्य का मतलब या आशय यह है कि ऐसे राज्य से होता है जो अपने कार्य को कर वसूल करने, कानून व्यवस्था को बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रखना होता है, बल्कि वह अपने नागरिकों के कल्याण हेतु, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, अनेक सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम का भी संचालन करते हैं।
अर्थात कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसका मुख्य ध्येय अपने नागरिकों को कुशल क्षेम यानी कल्याण खैरियत होता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये जो नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम था? नव यथार्थवाद, नकारात्मक उदारवाद, या सकारात्मक उदारवाद, या समाज की मार्क्सवादी व्याख्या। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सकारात्मक उदारवाद। ठीक है, देखिए उदारवाद अर्थात स्वतंत्रतावाद। ठीक है, उदारवाद या स्वतंत्रतावाद यानी मतलब इसका एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को एक विवेकशील प्राणी मानती है, यानी वो मानती है कि व्यक्ति समझदार है, विवेक है उसके अंदर और विवेकशील है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता इसका क्या है? साध्य। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता ही इसका साध्य, और यह व्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी कीमत पर कोई भी समझौता नहीं करता है। ठीक है, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है और उदारवाद राजनीति शास्त्र की प्रथम विचारधारा मानी जाती है और इसका उदय 17वीं शताब्दी से होता है और इसके प्रतिपादक, जैसा कि मैंने कई बार बताया है आपको, जॉन लॉक हैं। ठीक है, और इन्हें माना जाता है, इनका पितामह माना जाता है। और आगे चलकर उदारवाद दो भागों में, नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद, ठीक है, दो भागों में बट जाता है और बाद में कालांतर में नकारात्मक उदारवाद व्यक्तिवाद के रूप में, ठीक है, ये नकारात्मक जो उदारवाद होता है वो व्यक्तिवाद के रूप में परिणत हो जाता है और सकारात्मक उदारवाद जो है ये कल्याणकारी राज्य के रूप में परिणत होता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ाता है। सेकेंड ऑप्शन है यह व्यक्ति विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है। थर्ड ऑप्शन है यह सामाजिक न्याय प्रदान करता है। नीचे दिए कूट से उत्तर चयन करना है और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी तीनों ही सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए कल्याणकारी राज्य का आशय जैसा कि एक ऐसे राज्य होता है जो अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्य करता है और अपने नागरिकों के कुशल क्षेम के लिए कार्य करता है, उनकी भलाई के लिए कार्य करता है। और ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? कल्याणकारी घर ब्रिटेन को माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है, तो ब्रिटेन को कल्याणकारी घर माना जाता है। ये भी पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, और क्योंकि विलियम बेवरिज, कौन? विलियम बेवरिज, ठीक है, विलियम बेवरिज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? 1943 में। 1943 में 5 बुराइयों को समापन के लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का उन्होंने समर्थन किया। और ये 5 बुराइयां कौन कौन सी थी? इसमें अभाव था, ठीक है, पहला। दूसरा इसमें रोग था, ठीक है, बीमारी यानी। तीसरा इसमें अज्ञानता था, ठीक है, अज्ञानता। चौथा इसमें दरिद्रता थी, ठीक है, गरीबी यानी। और पांचवा इसमें, पांचवी बुराई बेकारी, ठीक है, ये थी, ठीक है, बेरोजगारी, बेकारी आदि। तो ये 5 बुराइयां थी, ठीक है, अभाव, रोग, अज्ञानता, दरिद्रता और बेकारी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे टी हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र शब्दावली को गढ़ा है? जॉन रॉल्स, ठीक है, क्विंटन स्किनर, मिल्टन फ्रीडमैन, जोसेफ बिसेट। राइट ऑप्शन डी है जोसेफ बिसेट। देखिए विमर्शी लोकतंत्र, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को जोसेफ बिसेट ने गढ़ा था और जो है विमर्शी लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र के रूप में, ठीक है, समावेशी लोकतंत्र के रूप में न केवल, ठीक है, न केवल प्रत्येक नागरिक को वोट का अवसर देता है बल्कि प्रत्येक को अपने विचार और अपनी अभिव्यक्ति की भी अवसर प्रदान करता है, आजादी देता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम की गारंटी दी जानी चाहिए। जीवन स्तर, घर, संपत्ति, जमीन। राइट ऑप्शन हो जाएगा जीवन स्तर। ठीक है, तो बेवरिज की जो रिपोर्ट थी
कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मानी जाती है, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। और कल्याणकारी राज्य में जैसा कि बीमारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम स्तर, सामाजिक सुरक्षा आदि की गारंटी दी जानी चाहिए। ठीक। 8 क्वेश्चन है कथन और कारण। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन पढ़ते हैं। वर्तमान कल्याणकारी राज्य वह बन गया है जिसे अधिकतम राज्य, ठीक है, जिसे अधिकतम राज्य कहा जा सकता है। यानी और कारण क्या है? ऐसा लगता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है। क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, ये सही है लेकिन आर क्या है? वो असत्य है। देखिए, कल्याणकारी राज्य का जैसा कि मैंने बताया क्या मतलब होता है, अभी बता चुकी हूँ। ये होता है, तो ऐसा लगता है उदारीकरण, निजीकरण, वशीकरण का अंत हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, इनमें से किस व्यक्तित्व ने कहा? 9 क्वेश्चन है। लोकतांत्रिक सरकारों को न्याय और अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करना चाहिए। जॉन रॉल्स ने, बर्टन जीबैक ने, या टी.एच. ग्रीन, या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बर्टन जीबैक 1954। पेरू के एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी हैं। कहाँ के? पेरू के। और इनका मानना है कि वैश्विक स्तर पर न्याय और अधिकार को लेकर के जो मतभेद है उन्हें सुलझाने के लिए सरकारों को विशेष रूप से लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकारों को एक समझौता करना चाहिए ताकि इस समस्या का सम्मानजनक समाधान जो है वो खोजा जा सके। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य ने समाज के हितों के साथ संप्रदाय के हितों को समेटने का प्रयास किया ताकि पूंजीवादी व्यवस्था की अनिवार्यताओं को एक समय में संरक्षित किया जा सके, साथ ही इसके दुष्परिणामों को दूर किया जा सके। बी है कल्याणकारी राज्य ने समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता को मिलाने का प्रयास किया। सी है राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना है बल्कि सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं करना भी है। डी है कल्याणकारी राज्य ने राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं का मुक्त बाजार नीतियों के साथ मिलाने का प्रयास किया। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है? सबसे अच्छा वर्णन करता है कि राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना बल्कि जो सामान्य हित है उनकी सेवा करना और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना भी है। ठीक है, बात वही है कि यानी कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन आर्क बिशप विलियम टेम्पल, ठीक है, किसने? लिख देती हूं, ये हैं आर्क बिशप, ठीक है, आर्क बिशप विलियम टेम्पल। विलियम टेम्पल 1881 से 1944 तक के रहे, 1944 तक। और इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक है, यह है इनकी रचना। ठीक है, सिटीजन एंड चर्चमैन। ठीक है, सिटीजन एंड चर्चमैन इनकी रचना है। इसमें इन्होंने किया है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 11 क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त श्वान। ठीक है, श्वान ऐसे रहेगा क्योंकि कंप्यूटर ऐसे लेता नहीं है सीधा सीधा वर्ड, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कुछ कुछ वर्ड। तो ये श्वान, सुषुप्त श्वान सिद्धांत का आशय है। ठीक है, ऑप्शन ए है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। बी है निम्न सहभागिता बिलगांव आवश्यक हानि को इंगित करती है, यानी इशारा करती है, इंगित का मतलब।
सी है उत्तर साम्यवादी राज्यों को प्रजातांत्रिक मूल्यों आकांक्षाओं का पोषण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। देखिए, प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुषुप्त सिद्धांत का आशय है कि निम्न सहभागिता जो है सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है, अर्थात जनता जितनी कम जागरूक होगी, ठीक है, अर्थात जो जनता है, लोग हैं, वो जितने कम जागरूक होंगे, ठीक है, सहभागिता उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होगा। बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि ऐसी कोई योजना भी चल रही है, और ना ही वो जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। तो देखिए, जागरूकता अगर नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास जागरूकता है, आप किसी चीज को लेके जागरूक है, अपने अधिकारों को लेके जागरूक हैं, अपने कर्तव्यों को लेके जागरूक हैं, तो क्या होगा, ठीक है, अच्छा होगा। तो जितने ही अर्थात जितनी कम जनता जागरूक होगी, सहभागिता उतनी ही कम होगी, और सरकार के लिए सबसे कम मुश्किल शासन संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तो आप क्या करेंगे, अपने अधिकारों की मांग करेंगे, ठीक है, हर चीज आपको पता होगी, ठीक है, आप जागरूक होंगे। और अगर आप नहीं जागरूक होंगे तो सरकार क्या करेगी, जो मन मर्जी आएगा वो करेगी, वो सिर्फ अपना फायदा देखेगी, शासन चलाएगी, लेकिन उसको मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से उसका शासन 5-5 साल चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, और जितने ज्यादा लोग हों उनको जागरूक करिए, जिससे कि अपने अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हों। अगर आप शिक्षित हैं तो मैं कहूंगी कि आप जरूर किसी न किसी तरीके से किसी को शिक्षित भी करने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने अगर एक बच्चे को भी शिक्षित किया है, गरीब परिवार के, और उसे शिक्षा दिया है या उसे जागरूक किया है, तो समझ लीजिए इससे भी बहुत बड़ी व्यवस्था सुधर सकती है, ठीक है, इतना ही कहूंगी मैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है। 12 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। सिटीजन एंड चर्चमैन, अभी मैंने बात की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिटीजन एंड चर्चमैन, ठीक है। जैसा कि ये टेम्पल की पुस्तक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में पहली बार स्पष्टता लॉर्ड विलियम बेरीज की रिपोर्ट जो थी, जो 1943 में मिली, जिसने 5 बड़ी बुराइयां, बेरोजगारी, अज्ञानता और बीमारी आदि ये सारी चीजें इसमें जो थी, भूखमरी, ये सारी चीजें, तो उनके उन्मूलन के लिए राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की थी। और लॉर्ड एटली, ठीक है, लॉर्ड एटली की श्रम सरकार ने बेवरिज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया था, इसीलिए ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद तथा दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है। अब्राहम लिंकन, कांट, हॉबमैन, रूसो। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉबमैन। देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इन दो अतियों के बीच एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग है, ठीक है। राज्य सत्ता और व्यक्ति स्वतंत्रता की अतियों से रहित लोक कल्याणकारी राज्य इन दो विचारधाराओं की आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतंत्रता के आदेशात्मक मूल्यों का समन्वयकारी सिद्धांत है, ठीक है। और लोक कल्याणकारी राज्य की धारा साम्यवाद एवं अनियंत्रित व्यक्तिवाद की दो अतियों के बीच एक मध्यम मार्ग है, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा मार्क्स के राज्य की प्रकृति संबंधित विचार से सहमत नहीं है, ठीक है, संगत नहीं है या सहमत नहीं है। देखिए, ए ऑप्शन है राज्य सभी के हित के लिए नहीं है, बी है राज्य सभी के हित के लिए है, सी है राज्य बहुतों की कीमत पर कुछ के हितों को बढ़ावा देता है, और डी है राज्य बुजुर्ग वर्ग का पारस्परिक
बीमा समझौता है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्य सभी के हित के लिए है। ठीक है, विचार से पूछा है कि संगत नहीं है। ठीक है, यानी देखिए पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में मार्क्स और उनके अनुयायियों को छोड़कर बाकी के दार्शनिकों ने राज्य को नैसर्गिक संस्था माना। ठीक है, लेकिन मार्क्स के राज्य की नैतिकता को चुनौती देते हैं और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो उनकी पुस्तक थी में मार्क्स ने राज्य को बुजुर्गा वर्ग की कार्यकारिणी समिति के नाम से घोषित किया है। और मार्क्स के विचारानुसार राज्य न तो नैसर्गिक संस्था और न ही मानवीय सभ्यता संस्कृति या विकास के लिए आवश्यक व्यवस्था। यहाँ मार्क्स की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का समर्थक था? लेनिन, बेंथम, जवाहरलाल नेहरू, जे.एस. मिल। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे। ठीक है, और राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा या इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। सभी का उद्देश्य यानी आर्थिक सुरक्षा भी, सामाजिक सुरक्षा भी, राजनीतिक सुरक्षा भी, सबकी सुरक्षा की व्यवस्था। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा और आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रादुर्भाव जैसा कि इंग्लैंड में किया गया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 17 क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत कौन है? ग्रीन, बेंथम, लास्की, गार्नर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। तो कल्याणकारी राज्य का पदबंध का सर्वप्रथम प्रयोग जैसा कि टेम्पल ने किया था सिटीजन एंड चर्चमैन में, और इसमें व्याधि, अज्ञान, ये सारी जो बीमारियां थी इन्होंने बीमारियों की बात की थी। और टी.एच. ग्रीन जो है इसने कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत इसे माना जाता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? टी.एच. ग्रीन, अल्बर्ट स्पेंसर, बेंथम, डायसी। ठीक है, देखिए जो है कहा जाता है ये टी.एच. ग्रीन के बारे में। क्वेश्चन वही है, इसका बदल के बस पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा टी.एच. ग्रीन। 19 क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत है मार्क्सवादी, संशोधनवादी, मिल, ग्रीन व लास्की, ब्रिटिश समाजवादी विचारक, उपरोक्त सभी। और उपरोक्त सभी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो मार्क्सवादी संशोधनवादियों ने राज्य को हिंसा से अलग करते हुए उसके मानवीय स्वरूप को सामने लाकर कल्याणकारी अवधारणा को पुष्ट किया, और मिल, ग्रीन और लास्की जैसे विचारकों ने राज्य के सकारात्मक पक्ष का समर्थन किया। ठीक है, और इन्होंने सकारात्मक पक्ष का इन्होंने समर्थन कर व्यक्ति के विकास के लिए राज्य की जो सक्रियता है उसका इन्होंने समर्थन किया है। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश समाजवादी विचारक जो लेबर पार्टी से संबंधित है ऐसे कानूनों के निर्माण पर बल दिया जिससे कि श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। 20 और लास्ट क्वेश्चन है एक राज्य अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, उसे कहते हैं उपयोगिता पूरक राज्य, कल्याणकारी राज्य, फांसीवादी राज्य या समाजवादी राज्य। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्याणकारी राज्य कहा जाएगा। जैसा कि कल्याणकारी राज्य का हमने कई बार पढ़ लिया, क्या उसका मतलब होता है, क्या उद्देश्य होता है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी दूर करना, ये सब कल्याणकारी राज्य में आता है। वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था आदि भी आती है। और इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को, ठीक है, नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, सभी प्रकार की सुरक्षा देना भी कल्याणकारी राज्य में आता है। और आशय ऐसे राज्य है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जो जीवन स्तर है, जो रोटी, कपड़ा और मकान जैसे न्यूनतम जीवन स्तर के जो साधन है, 2 वक्त की रोटी, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी अनिवार्य हैं और मिलना चाहिए, ये दायित्व है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करने ना भूलें, और पहले की वीडियो नहीं देखी जरूर देख लें। और नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।